हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रिया जो था ये जर्मन स्टेट का एक बहुत महत्वपूर्ण देश था। इसके अलावा हम इससे पहले जो पर्शिया के बारे में हमने पढ़ा, तो पर्शिया और ऑस्ट्रिया दो ऐसे देश थे जर्मन के, जो कि काफ़ी इन्होंने आगे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इतिहास में। तो आज हम ऑस्ट्रिया को शुरुआत करते थे। तो जो ऑस्ट्रिया का यहाँ पर हिस्ट्री जाननी थोड़ी महत्वपूर्ण है कि ऑस्ट्रिया की जो शुरुआती समय में वहाँ केल्टिक ट्राइब निवास करती थी। उसके बाद केल्टिक ट्राइब के बाद वहाँ पर रोमन साम्राज्य का अस्तित्व आ गया था। रोमन साम्राज्य जब विघटन हो गया था, उसके बाद इस क्षेत्र में बावेरियन, स्लाव और एवर लोग, इन लोगों ने आक्रमण किया और इस क्षेत्र में अपनी सत्ता बनाई। आखिरकार सालमैन जो फ्रैंक्स के राजा थे, उन्होंने इसको 788 एडी में इस क्षेत्र में कब्जा किया और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस भी कराया। ये जो सालमैन की मृत्यु के बाद उनका जो साम्राज्य था उन्हें 3 भाग में बांट दिया गया था, जिसमें एक वेस्टर्न फ्रैंकिया था, एक मिडिल फ्रैंकिया था और एक ईस्टर्न फ्रैंकिया था। तो ऑस्ट्रिया का जो क्षेत्र है वो ईस्टर्न फ्रैंकिया में आया और ये कुछ समय के बाद हाउस ऑफ बेबनबर्ग इस राजा के पास चले गया जो इस हाउस से आता था। 1156 एडी में ऑस्ट्रिया का जो राजा था उसे डची का उपाधि मिल गई थी, यानी वो सबॉर्डिनेट बन गया था बड़े राजा का। यानी इसका ये भी समझ सकते हैं कि उसे ऑटोनोमस मिल चुका था, जो यहाँ पर राजा था जो हाउस ऑफ बेगनबर्ग से आता था। और जो किसका सबॉर्डिनेट बना, जो होली रोमन एम्पायर यहाँ पर है। इस यहाँ का जो राजा था उस समय वो बरगंडी का क्षेत्र है यहाँ पर कहीं पर, वहाँ से आता था वो राजा। अभी हमें देखेंगे हम किस तरह से जो अभी जो डची था ऑस्ट्रिया, वो कैसे आगे समय में वो किंगडम भी बन गया था। तो फिलहाल अभी वो डची था, यानी वो सबॉर्डिनेट हुआ करता था। अब यहाँ पर एक घटना ये हुई कि हाउस ऑफ बेबनबर्ग का जो राजा था उसको हराया किसने, रूडोल्फ वन ने, जो कि किस हाउस का था, हैब्सबर्ग डायनेस्टी का था। ये घटना 1278 की है। इसके बाद 14वीं और 15वीं शताब्दी में हैब्सबर्ग जो राजा थे उन्होंने क्या किया, अपना पड़ोसियों को भी हड़पना शुरू कर दिया और जो डची ऑफ ऑस्ट्रिया का क्षेत्रफल बढ़ने लग गया था। अब एक और घटना महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हुई कि 1438 में ड्यूक एल्बर्ट फिफ्थ, जो कि ऑस्ट्रिया के डची थे, उनको होली रोमन एम्पायर का राजा नियुक्त कर लिया गया। वो इसीलिए नियुक्त किया क्योंकि उनके जो फादर इन लॉ थे उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान कहने का मतलब यहाँ पर पुरुष संतान नहीं थी, महिला संतान तो थी, और महिला संतान का विवाह ही इस ड्यूक एल्बर्ट के साथ हुआ था। तो इसी वजह से ये ड्यूक एल्बर्ट जो है अब डची से सीधे राजा बन गए विवाह संबंध बना के। इसके बाद होली रोमन का जितने भी राजा हुए सबके सब हैब्सबर्ग डायनेस्टी से आते थे। हैब्सबर्ग ने इसके अलावा हेरिडेटरी लैंड जो इनकी यहाँ पर थी ऑस्ट्रिया में, ये ऑस्ट्रिया का इलाका है, इधर की तरफ है, इस यहाँ के अलावा भी उन्होंने दूसरे क्षेत्रों में विवाह संबंध बना के वहाँ पर अपनी सत्ता कायम की। जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पर मिले हैं हमें। उन्होंने जैसे नीदरलैंड एक क्षेत्र है वो इधर की तरफ आता है, यहाँ पर भी उन्होंने विवाह संबंध बना के इस क्षेत्र में अपना सत्ता बना ली थी। इसके अलावा उन्होंने स्पेन का भी वहाँ पर विवाह संबंध बनाया और स्पेन भी इनके पास आ गया था हैब्सबर्ग डायनेस्टी के पास। तो 16वीं शताब्दी में ये यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण डायनेस्टी बन गई थी हैब्सबर्ग। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब एक घटना ये हो रही थी कि एक लड़ाई हुई थी 1526 में, जिसे हम बैटल ऑफ मोहेक्स ऑफ बोहेमिया कहते हैं, जिसमें हंगरी का कुछ भाग में ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया था। ये ऑस्ट्रिया का जो नक्शा, ऑस्ट्रिया एम्पायर कहते हैं इसे, ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑस्ट्रिया इतने बड़े क्षेत्र में इसने अपना एम्पायर बनाया था। लेकिन शुरुआत में ऑस्ट्रिया केवल इतना भर था। तो उसने इस लड़ाई के जरिए, जो कि हुई थी 1526 में, इस लड़ाई के जरिए उसने हंगरी के कुछ भागों में कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य जो था, जिसे हम
ओटोमन डायनेस्टी भी कहते हैं और आज के दौर में उसको तुर्की के नाम से जाना जाता है। तो ये जो यहाँ के राजा थे ओटोमन के, ये हमला कर रहे थे यूरोप में, और यूरोप के काफ़ी हिस्सों में कब्जा भी इन्होंने कर लिया था, जिसमें हंगरी और इधर का रोमानिया, इधर नीचे जो हमारा यूगोस्लाविया आज के दौर में जिसको कहा जाता है, वहाँ पर भी ओटोमन सुल्तानों ने कब्जा कर लिया था। यानी वो ऑस्ट्रिया की बाउंड्री में आ गए थे। हंगरी को कब्जा करने के बाद यहाँ पर ऑस्ट्रिया की बाउंड्री आती थी, तो ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला उनका शुरू हो गया था। और ये जो लड़ाई चलती रही लगभग 12-13 साल तक चली, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वार कहते हैं, जो कि 1593 से लेकर 1606 तक चली। ये लड़ाई किसके बीच हुई? ऑस्ट्रिया और ओटोमन साम्राज्य के बीच में हुई। शुरुआत में ओटोमन साम्राज्य काफ़ी मजबूत था, और उसका जो एक राजा था जिसका नाम था सुलेमान द मैग्निफिकेसेंट, उसने वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है उसमें उसने कब्जा करने की यहाँ पर कोशिश की, लेकिन वो कब्जा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि स्नोफॉल हो गई थी पहले ही, और इस वजह से उसे लौटना पड़ा। तो यहाँ पर हम इस जो 16वीं शताब्दी की बात करें, 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी के शुरू के समय में इन दोनों के बीच में संघर्ष होता रहा। अब जैसे 16वीं शताब्दी ख़त्म होते होते जो ओटोमन साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ता जा रहा था, और इससे क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया अब हमला उलट ओटोमन के ऊपर कर रहा था, और ओटोमन का जो यूरोप में उसने सत्ता थी ओटोमन की, उसके ऊपर भी ऑस्ट्रिया कब्जा करता जा रहा था। जैसे पहले उसके पास थोड़ा सा हंगरी था, अब ऑस्ट्रिया ने क्या किया, पूरा हंगरी उसने अपने में मिला दिया। अब ऑस्ट्रिया की सीमा इतनी बढ़ गई, और ये इतनी कैसे बढ़ी? ओटोमन साम्राज्य को हरा के। जो कि एक बैटल लिखा भी है यहाँ पर, ट्रीटी ऑफ कल्लोविस इन दोनों देशों के बीच में हुई थी, ओटोमन और ऑस्ट्रिया के बीच में, जिसके तहत जो ऑस्ट्रिया था उसने पूरे हंगरी में कब्जा कर लिया था। अब ये जो ऑस्ट्रिया की पावर का ये प्रकाष्ठा थी, ये जो बैटल, ये ट्रीटी साइन हुई थी, यहाँ पर ऑस्ट्रिया सबसे मजबूत इतिहास में इसी समय था। इसके बाद जो समय आया उसमें ऑस्ट्रिया की जो पावर है वो घटने लग गई। अब वो कितनी घटी, कैसे घटी, उसे अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हुआ कि चार्ल्स सिक्स्थ, जो कि इसे हम जो गिरावट शुरू हुई उसे हम कहते हैं ऑस्ट्रिया सक्सेशन वार। अब ये चीज़ क्या थी ऑस्ट्रिया सक्सेशन वार? इसमें ऑस्ट्रिया का एक राजा था, उनका नाम था, नाम यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन उनका जो भी नाम था वो राजा थे। अब उनका क्या था, उनकी 2 बेटी थी केवल, और बेटा नहीं था, और उस राजा का भाई था, उस भाई का नाम था चार्ल्स सिक्स्थ। यहाँ पर ये थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन ये अगर आप समझ जाओगे तो फिर इसे भूलोगे नहीं कभी। उस राजा के बाद जो राजा का नंबर आना था दूसरे का, वो उनके भाई का आना था जिसका नाम था चार्ल्स सिक्स्थ। लेकिन क्या था यहाँ पर कंडीशन ये थी कि अगर चार्ल्स सिक्स्थ का भी कोई बेटा नहीं होता है और बेटी ही होती है, तो फिर कौन बनेगा रानी? क्योंकि राजा को तो बन नहीं सकता, क्योंकि पहले राजा का भी 2 बेटी थी और चार्ल्स सिक्स्थ का भी बेटी हो गई और बेटा नहीं हुआ। तो कितनी हो गई संतान टोटल मिला के? दोनों भाइयों की 3 हो गई टोटल, और 3 संतानों में से कौन बनेगा रानी? तो नियम ये था जो कि इनके भाई ने नियम लगाया था, वो ये लगाया था कि इन 2 बेटियों में से जो बड़ा है वो बनेगा। लेकिन क्योंकि चार्ल्स राजा थे भाई की मृत्यु के बाद, तो उन्होंने फिर से नियम में चेंज किया, और नियम में उन्होंने क्या कहा यहाँ पर लाए कि चार्ल्स सिक्स्थ की बेटी जिनका नाम था मारिया थेरेसा को उन्होंने नए नियम में ये कहा कि मारिया थेरेसा ही रानी बनेगी इनकी मृत्यु के बाद, चार्ल्स सिक्स्थ की मृत्यु के बाद, और ये इनको कोई पोजीशन नहीं दी जाएगी। इन दोनों जो उनकी भतीजी थी चार्ल्स सिक्स्थ की, जो उनके बड़े भाई की बेटी थी। अब इससे क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई इसीलिए शुरू हुई क्योंकि ये दोनों बहनें का कहना था कि हमारे पिताजी ने कहा था कि नियम के हिसाब से हम में से किसी को बनना चाहिए रानी।
तो इसी झगड़े को ही हम वार ऑफ ऑस्ट्रिया सक्सेशन के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें ये हुआ कि जब चार्ल्स एक्स की मृत्यु हो गई तो ये मैरी थेरेसा को रानी बना दिया गया। तो लड़ाई छिड़ गई, और लड़ाई छिड़ने में जो सबसे पहले लड़ाई पर्सिया ने शुरू की थी। पर्सिया ने इस जो आपस में मतभेद था उसका फ़ायदा उठा के उसने ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला किया, और ऑस्ट्रिया का एक बहुत बड़ा भाग सिलेसिया जो है आपका ये होली रोमन एम्पायर का यहाँ पर है। सिलेसिया यहाँ पर कहीं पर आता है, इस क्षेत्र को नहीं, यहाँ पर नहीं आता, सॉरी। यहाँ पर ऑस्ट्रिया का यहाँ पर है, इस क्षेत्र को सिलेसिया कहते हैं, इस वाले क्षेत्र को सिलेसिया। ये किसके पास था? पहले ऑस्ट्रिया के पास, जिसको पर्सिया के राजा ने हमला करके अपने शासन में मिला दिया, इस ऑस्ट्रिया ऑफ वार सक्सेशन की ही लड़ाई के द्वारा। अब कुछ और चीज़ें हो रही थी, जैसे हम भी पढ़ते हैं कहाँ पर गए, यहाँ पर है ना, और यहाँ पर आ गए, डिफीटेड बाय बेटर ऑफ, एक पन्ना रह गया पीछे, यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है। इसके अलावा जो हमने पढ़ लिया था। अब इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि इस लड़ाई के बाद प्रसिया और ऑस्ट्रिया दोनों में बहुत ही गंभीर कह सकते हैं मतभेद शुरू हो गए, या फिर प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई पर्सिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। इससे पहले क्या था कि ऑस्ट्रिया ही सबसे मजबूत जर्मन पावर थी, उसको कोई टक्कर देने के लिए कोई नहीं था। लेकिन जब प्रसिया ने हमला किया ऑस्ट्रिया में और ऑस्ट्रिया को हरा के उससे सिलेसिया उससे छीन लिया, तो अब प्रसिया ऑस्ट्रिया के बराबर ही पावरफुल बन गया था। तो इसी ही प्रोसेस को हम ऑस्ट्रिया पर्सियन ड्यूलिज्म कहते हैं, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें दो देश जो कि एक देश के ऊपर मिल के शासन करते, क्योंकि होली रोमन एम्पायर भी एक देश था। होली रोमन एम्पायर एक देश था, और कैसा देश था, इसमें ऑस्ट्रिया भी, ये इधर पर्सिया भी शामिल था और ऑस्ट्रिया भी शामिल था। ये कुछ कॉन्फेडरेशन वाला सिस्टम था होली रोमन एम्पायर में। तो इसमें क्या हो गया कि एक ऐसा देश जिसमें दो देश शासन करते हैं और दो देश मजबूत है। अब ऐसी स्थिति में इन दोनों देश, ये जो छोटे छोटे इधर देश थे होली रोमन एम्पायर में, इनके ऊपर अपनी छाप कौन सा देश ज़्यादा छोड़ेगा, इसकी प्रतिद्वंद्विता इन दोनों पर्सिया और ऑस्ट्रिया में शुरू हो गई। और आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इस प्रतिद्वंद्व ने आगे जन्म लिया और किस तरह से इसने आगे इसके समय में देखेंगे अभी हम। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, पोलैंड का भी पार्टीशन शुरू हो गया था। पोलैंड आपका ये ऑस्ट्रिया है, इस क्षेत्र को कहते हैं पोलैंड। ये पोलैंड इधर की तरफ आता है पोलैंड। तो इस पोलैंड भी पहले आज़ाद देश था, लेकिन क्या हुआ कि रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया ने मिलके पोलैंड के टुकड़े करके उनको आपस में बांट लिया और पोलैंड का अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया कुछ समय के लिए। उसको अभी हम दूसरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि ऑस्ट्रिया ने जो पोलैंड का विभाजन था उसमें उसने हस्तक्षेप किया था और कुछ भाग पोलैंड का अपने में मिला दिया था। तो इससे हम अभी देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया मजबूत देश के रूप में अभी भी बना रहा, और उसने अभी भी कई ऐसी जगह थी जहाँ उसने कब्जा आने वाले समय में किया। जैसे यूगोस्लाविया में उसका कब्जा नहीं था अभी, उसको उसने 19वीं शताब्दी आते आते यूगोस्लाविया का काफ़ी बड़े हिस्से में भी उसने कब्जा कर लिया था। और इसके अलावा उसने रोमानिया और इधर बोहीमिया तो उसके पास पहले से था, और पोलैंड के हिस्से में उसे। तो ऑस्ट्रिया कमज़ोर नहीं, किसी भी मायने में कमज़ोर देश नहीं था, लेकिन उसकी जो पावर थी, वो जो उसका प्रतिद्वंदी देश था पर्सिया, उससे उसकी पावर कम होती जा रही थी। यहाँ पर कहने का हमारा मतलब है ये है, जब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये 16वीं शताब्दी में जब उसने ओटोमन के राजा को हरा के उससे हंगरी ले लिया था, वो ऑस्ट्रिया का सबसे हाई पॉइंट था। उस हाई पॉइंट के बाद उसने ज़मीन भी हड़पी दूसरे देशों से, लेकिन वो जब उसने हड़पी तो उस हड़पने का उसको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया, क्योंकि उसका जो प्रतिद्वंदी देश था पर्सिया, वो उससे ज़्यादा ज़मीन हड़प लेता था ऑस्ट्रिया के मुकाबले। तो अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का, पर्सिया और ऑस्ट्रिया का, तो पर्सिया धीरे धीरे समय के साथ मजबूत होता जा रहा था, जबकि ऑस्ट्रिया समय के साथ साथ कमज़ोर होता जा रहा था।
अब हम मॉडर्न सेंचुरी की बात करते हैं। मॉडर्न सेंचुरी में जो ऑस्ट्रिया है उसने रेवोल्यूशन शुरू हो गई थी फ्रांस में। अब रेवोल्यूशन किस तरह की थी ये, वहाँ पर जो राजा था फ्रांस का उसको बेदखल कर दिया गया था, हटा दिया गया था सत्ता से। तो इससे यूरोप के जो दूसरे देश में थे उनमें हड़कंप मच गया, क्योंकि वहाँ भी मोनार्की सिस्टम था ज़्यादातर देशों में, ज़्यादातर मतलब सभी देशों में मोनार्की सिस्टम हुआ करता था उस समय। तो उनको भी लग गया कि अगर फ्रांस में राजा को हटा दिया गया है तो यहाँ पर भी, हमारे यहाँ भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो ये समस्या दूसरे देशों में उत्पन्न हो गई थी यूरोप के। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी था कि लोगों में इसका असर कैसे पड़ा था रेवोल्यूशन का। लोगों ने इसका स्वागत किया था सभी देशों में, क्योंकि रेवोल्यूशन के तहत लोगों को काफ़ी अधिकार दिए गए थे। तो लोगों ने तो स्वागत किया था, लेकिन जो सरकार थी यूरोपियन देशों की उसमें उनको काफ़ी डर लग रहा था। और इसका क्या हुआ कि इसी डर का कारण ये था कि इन सभी देशों ने मिलके फ्रांस के ऊपर हमला कर दिया। और ये जो हमला था ये नाकाम साबित हुआ, और फ्रांस ने सभी यूरोप के देशों को हरा के उनकी ज़मीन में कब्जा करने लग गए। जैसे कि उसने प्रसिया को भी हरा दिया फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया को भी हराया, और इसके अलावा जो दूसरे देश थे जिन्होंने भी हमला किया था फ्रांस में उनको भी उसने हराया। अब यहाँ पर ये चीज़ हुई कि ये बाद में कुछ समय बाद फ्रांस में के सत्ता में नेपोलियन आए, और नेपोलियन ने फिर से इस रेवोल्यूशनरी वार की शुरुआत की। और इस रेवोल्यूशनरी वार की जब शुरुआत की तो उन्होंने जो होली रोमन एम्पायर था इसके ऊपर हमला किया, और इसको बुरी तरह से, इतना बुरी तरह से हराया कि इसका अस्तित्व ही ख़त्म हो गया। होली रोमन एम्पायर को किसने ख़त्म किया था? नेपोलियन ने ख़त्म किया था। और कब की बात है? 1806 की बात है। अब इसको जब ख़त्म किया था तो किस राजा को हराया था? ऑस्ट्रिया के राजा को हराया था नेपोलियन ने इस लड़ाई में, जब ये होली रोमन एम्पायर जिसमें ख़त्म हुआ था। क्योंकि प्रसिया उस समय उसने पीस था, वो फ्रांस के साथ उसने पीस ट्रीटी साइन कर रखी थी। तो जब इस लड़ाई में होली रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ तो उसमें प्रसिया की कोई भूमिका नहीं थी। प्रसिया लड़ाई में शामिल ही नहीं था, जबकि प्रसिया इसका भाग था। होली रोमन एम्पायर का भाग था प्रसिया, लेकिन उसने इस लड़ाई में भूमिका अदा नहीं की, क्योंकि उसने पीस ट्रीटी साइन कर रखी थी फ्रांस के साथ पहले ही। जब फ्रांस ने उसे कब 1794 में ही हरा दिया था फ्रांस ने उस प्रसिया को। फिर 10 या 12 साल तक जो प्रसिया है वो लड़ाई से अलग रहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उस फिर से वो फ्रांस के खिलाफ लड़ाई करेगा तो प्रसिया का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। इसी बात का उसे डर था। तो इसीलिए प्रसिया के राजा ने अपने आप को जो रेवोल्यूशनरी वार है इससे शुरुआत के समय में जब उसकी हार हो रही थी तो उसने अपने देश को बचाने के लिए इस लड़ाई से अलग रहा। अब यहाँ पर ये हो गया एक बात कि होली रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया था। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, नेपोलियन को उसने हमला किया था रसिया के ऊपर, लेकिन उसको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि रसिया को कोई नहीं जीत पाया आज तक। समय में हिटलर ने भी कोशिश की थी। वजह यही थी कि रसिया एक बहुत बड़ा देश है, इसके अलावा वहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है। तो ठंड जैसी पड़ती है तो वहाँ पर जी पाना बड़ा मुश्किल है, लड़ाई करना तो दूर की बात है। तो जब हमला किया था नेपोलियन ने तो हारने लग गया था, और रसिया से हारने लग गया था। तो फिर क्या हुआ कि दूसरे देशों में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और सब देशों ने फिर से मिलके नेपोलियन के ऊपर हमला कर दिया। अब प्रसिया भी यहाँ पर शामिल हो गया था। तो क्या हुआ कि प्रसिया, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और रसिया, इन सब देशों ने अपना कोलिशन मिला के नेपोलियन को 1814 में हरा दिया था। तो इस लड़ाई से हारने के बाद नेपोलियन के नेपोलियनिक वार का यहाँ पर हमें समाप्ति देखने को मिलती है। अब इससे हुआ ये कि यूरोप का नक्शा में नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर लिए थे। जैसे कि एक चेंजेस हमने पढ़े कि किस तरह से उसने जो होली रोमन एम्पायर है उसको ख़त्म कर लिया था। इसके अलावा उसने ये चेंजेस किए थे कि उसने जर्मन कॉन्फेडरेशन, जिसको हम कहते हैं राइन कॉन्फेडरेशन, वो उसने बनाया था, जिसमें उसने प्रसिया और ऑस्ट्रिया को अलग रखा, उसको शामिल नहीं किया। बाकी जो दूसरे छोटे छोटे देश थे जर्मन के, उसको मिला के उसने कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाया, ये उसने किया। इसके अलावा उसने डची ऑफ वार्सो बनाया। वार्सो का भी जो पोलैंड का इन्होंने टुकड़े किए थे
मिलके तीनों देशों ने, रसिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने उस विभाजन को नेपोलियन ने वापस करा, यानी पोलैंड की ज़मीन उसे वापस लौटाई कुछ समय के लिए। अब जब नेपोलियन हार गया तो फिर इन्होंने क्या किया कि उस जो पोलैंड था उसको फिर से बंटवारा करके उसे फिर से ख़त्म कर दिया। ये सब चीज़ें हो रही थी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप के नक्शा में काफ़ी बदलाव हुए थे, और जो बदलाव किए गए थे वो जो जीती हुई शक्तियाँ थी उन्होंने ही किए थे। और जाहिर सी बात है कि सब जीती हुई शक्ति चाहती थी कि उनकी शक्ति में बढ़ावा हो। तो इस सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा वास्तव में किसी का हुआ तो वो प्रशिया का हुआ। प्रशिया का इसलिए हुआ क्योंकि उसको जो क्षेत्र था जिसमें नेपोलियन ने कब्जा किया था तो वो तो उसको वापस लौटा दिया गया। इसके अलावा प्रशिया को ये क्षेत्र भी मिला, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसको राइनलैंड कहते हैं। राइनलैंड, ये राइन नदी यहाँ पर बहती है तो इस क्षेत्र को राइनलैंड कहते हैं। और इसमें एक जगह है रूहर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है ये क्षेत्र, इसी क्षेत्र में। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि इस क्षेत्र में जब फ्रांस को हराने के बाद ये फ्रांस से प्रशिया को दे दिया गया था, तो इसमें बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोयला था बहुत मात्रा में, तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह शुरू हुई। और इसका फ़ायदा ये हुआ प्रशिया को कि यहाँ पर दूसरे देशों के मुकाबले प्रशिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो ये कुछ यहाँ पर चीज़ें हो रही थी। अब क्योंकि हमारा टॉपिक ऑस्ट्रिया है तो ऑस्ट्रिया में क्या चेंजेस हो रहे थे। ऑस्ट्रिया को जैसे कि उसकी जितनी ज़मीन में नेपोलियन ने कब्जा किया था उसको वापस लौटा दी गई थी। इसके अलावा कुछ उसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। अब आते हैं हम 1848 में क्या चेंजेस हो। ये 1848 का जो साल था, इस साल में यूरोप के लगभग सभी देशों में रेवोल्यूशन हुआ। इस रेवोल्यूशन की शुरुआत सबसे पहले फ्रांस में हुई। फ्रांस से ये आगे चलते हुए दूसरे यूरोपियन देशों में भी फैला, जिसमें ऑस्ट्रिया भी शामिल था। अब ये रेवोल्यूशन क्यों हो रहा था, क्या इसके कारण थे और क्या इसकी डिमांड थी। इसके कारण ये थे कि ये मोनार्की सिस्टम को वापस लौटा दिया गया था। नेपोलियन ने क्या किया था कि मोनार्की सिस्टम कई जगहों से हटा दिया था, लेकिन ये जो जीती हुई शक्तियाँ थी इन्होंने फिर से उसी क्षेत्रों में वापस मोनार्की सिस्टम भी ला दिया था। तो जो जनता थी वो सहमत नहीं थी मोनार्की सिस्टम से, वो चाहती थी कि यहाँ डेमोक्रेसी आए। और इसकी जो डिमांड थी वो ये थी कि डेमोक्रेसी की इसकी डिमांड थी। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ प्रेस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये जो चीज़ें जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें देखने को मिलती है वो इस चीज़ों की ये डिमांड अपने देशों के लिए कर रहे थे। और इसके अलावा जो ऑस्ट्रिया में जो 1848 में रेवोल्यूशन हुई उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि जर्मनी का यूनिटी हो जाए, जर्मन यूनिफाई हो जाए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की डिमांड थी। यानी ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जो अभी नेपोलियन की हारने के बाद इस क्षेत्र को जर्मन कॉन्फेडरेशन के रूप में बदल दिया गया था, क्योंकि होली रोमन एम्पायर को उन्होंने जीती हुई शक्तियों द्वारा फिर से जीवित नहीं किया गया था। होली रोमन एम्पायर को उन्होंने दोबारा अस्तित्व में नहीं लाए, और होली रोमन एम्पायर की जगह ये क्या लिया है, क्या नाम दिया इन्होंने, जर्मन कॉन्फेडरेशन। इस सारी जगह को, होली रोमन एम्पायर की जगह इस जगह को क्या नाम दिया गया था नेपोलियन के हारने के बाद, जर्मन कॉन्फेडरेशन। और जर्मन कॉन्फेडरेशन में एक बदलाव ये था कि होली रोमन एम्पायर बहुत भागों में बटा हुआ था, लगभग 300 भाग राजा हुआ करते थे यहाँ पर। अब ये जर्मन कॉन्फेडरेशन में घट के राजा 37 रह गए, लेकिन अभी भी ये एक देश नहीं बना था। 37 राजा थे इसमें, और डिमांड ये थी लोगों की कि इसे एक बना दिया जाए। अभी एक बनेगा तो किसके अधीन बनेगा, कोई ना कोई तो एक पूरा एक देश का राजा होना चाहिए। तो किसका राजा होगा, क्या वो प्रशिया का राजा होना चाहिए या ऑस्ट्रिया का राजा होना चाहिए, यही दिक्कत यहाँ पर आ रही थी। और जो यूनिफिकेशन की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि किस राजा के अंडर ये जो जर्मनी है यूनिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हुआ कि कुछ जैसे विकल्प थे, ग्रेटर जर्मनी का मतलब है कि ऑस्ट्रिया भी शामिल हो जाए, प्रशिया भी शामिल हो जाए, और जो जर्मनी के दूसरे स्टेट है वो भी शामिल हो जाए, यानी ये पूरा क्षेत्र एक देश बन जाए। ये ग्रेटर जर्मनी था। दूसरा क्या था, ग्रेटर ऑस्ट्रिया का मतलब ये है कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी के दूसरे छोटे छोटे देश शामिल हो जाए, प्रशिया को अलग रख दिया जाए। ये जो प्रशिया का क्षेत्र है इसको अलग रख के ऑस्ट्रिया और दूसरे जर्मनी क्षेत्र एक देश बना ले, और राजा कौन होगा, ऑस्ट्रिया का होगा।
और तीसरी विकल्प क्या था कि एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया जाए जिसको ऑस्ट्रिया उसमें शामिल ना हो। यानी इसका मतलब ये कि ऑस्ट्रिया शामिल नहीं होगा, प्रशिया शामिल होगा और जर्मनी के दूसरे देश शामिल होंगे। इसमें ऑस्ट्रिया को बाहर रखा गया था इस वाले विकल्प में। अब राजा कौन होगा इस केस में? प्रशिया का जो राजा है वही यूनिफाई जर्मनी का राजा होगा। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि सहमत नहीं हुए, ना ऑस्ट्रिया का राजा सहमत हुआ इस यूनिफिकेशन के लिए, ना ही प्रशिया का राजा सहमत हुआ। वो इसीलिए नहीं हुए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो जर्मनी को यूनिफाई कर देंगे तो उनकी जो पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जनता डेमोक्रेसी की मांग भी करेगी जब अगर यूनिफिकेशन हो जाएगा। तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी पावर में किसी तरीके से कमी आए। तो इसीलिए उन्होंने इस विकल्प, जब आखिरकार लोगों ने उनसे कहा कि आप जर्मनी का राजा बन जाइए, दोनों से कोशिश की लेकिन दोनों ही सहमत नहीं हुए। तो इस समय जर्मनी यूनिफाई नहीं हो पाया 1848 में। अब यहाँ पर हम देखते कि अब यहाँ पर यूनिफिकेशन वार की शुरुआत होती है। उसका अलग से चैप्टर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा पढ़ लेते क्या क्या स्टेजेस थी। सबसे पहले स्टेज ये थी कि ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये इस क्षेत्र को कहते हैं सेल्सविक हॉलस्टाइन। ये एक जो क्षेत्र है इसमें पहले डेनमार्क का शासन हुआ करता था, और ये डेनमार्क के साथ ये क्षेत्र पर्सनल यूनियन के तौर में जुड़ा हुआ था। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मिडिल एज से ही जुड़ा था, मतलब बहुत सालों, लगभग 100 सैकड़ों सालों से ये क्षेत्र डेनमार्क के साथ जुड़ा रहा। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो जर्मन भाषा बोलते थे, और कंडीशन ये थी कि ये क्षेत्र कभी भी अगर चाहेगा तो डेनमार्क से अलग हो सकता है। ये कंडीशन जब इन दोनों का यूनिफिकेशन हो रहा था, डेनमार्क और सेल्सविक हॉलस्टाइन का, तो ये कंडीशन रखी गई थी कि हो सकते हैं कभी भी अलग सेल्सविक हॉलस्टाइन के लोग, अगर वो ये वहाँ का सेल्सविक हॉलस्टाइन के लोग अगर ये चाहेंगे तो ये अलग भी हो सकते हैं। लेकिन क्या इस कंडीशन का आने वाले जो डेनमार्क का राजा था उसने इसको फॉलो नहीं किया इस कंडीशन को, और उसने मनमानी करके ये ज़बरदस्ती इस सेल्सविक हॉलस्टाइन को डेनमार्क के साथ जो कंडीशन थी उस कंडीशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर डेनमार्क का राजा अपनी देश की भाषा थोप रहा था, जर्मन, क्योंकि यहाँ पर जर्मन के लोग थे उनके ऊपर थोप रहा था। तो इससे क्या हो गया कि दूसरे जो जर्मन देश थे वहाँ पर नेशनलिज्म की भावना ने बहुत तेज़ी पकड़ी। खासतौर में पर्शिया और ऑस्ट्रिया की जो क्षेत्र थे वहाँ पर के लोगों ने डिमांड की अपने राजा से कि उन्हें ऑस्ट्रिया और पर्शिया को मिलके डेनमार्क के ऊपर हमला कर देना चाहिए। और इसी प्रेशर में आके दोनों राजाओं ने यही किया और डेनमार्क के ऊपर हमला किया, और डेनमार्क को इन्होंने हराया और सेल्सिक हॉलस्टाइन को इन्होंने होली रोमन एम्पायर में मिला दिया। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अब क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया था कि जो ड्यूलिज्म की शुरुआत हो गई थी, प्रशिया और ऑस्ट्रिया हमेशा एक दूसरे में शक करते थे कि कोई आपस में बड़ा ना हो जाए। यानी ऑस्ट्रिया हमेशा ये कोशिश करता था कि वो पर्शिया के पावर में बराबर रहे, पर्शिया को मजबूत ना होने ज़्यादा, और पर्शिया भी ये कोशिश करता था कि किसी तरह से ऑस्ट्रिया को ज़्यादा पावरफुल ना होने दे। दोनों एक दूसरे को रोकना चाहते थे। अब यहाँ पर ये हो गया कि किस में मिलेगा ये सेल्सिक हॉलस्टाइन। पर्शिया के यहाँ पर पर्शिया की बाउंड्री है क्षेत्र में, तो पर्शिया का ये कहना था कि क्योंकि ये क्षेत्र की बाउंड्री मेरे उससे मिलती है बाउंड्री से, तो ये पूरा क्षेत्र मेरे उसमें आना चाहिए। जबकि ऑस्ट्रिया का कहना ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सेल्सिक ये तो ऐसा करो, सेल्सिक तुम रख लो, हॉलस्टाइन हमको दे दो, ये बंटवारा कर लो, एक तुम्हारे पास एक मेरे पास। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रिया का क्षेत्र यहाँ पर था जिसकी इस क्षेत्र से कोई बाउंड्री नहीं लगती है, तो वो इस क्षेत्र में कैसे यहाँ पर शासन चला सकता था, ये क्वेश्चन मार्क था। तो ये जो देश थे, क्षेत्र थे दोनों, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, ये सहमत नहीं हो पाए कि किस तरह से इसको इस क्षेत्र को बंटवारा किया जाए सेल्सिक हॉलस्टाइन का। तो इसी के दौरान इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, किसकी, पर्शिया और ऑस्ट्रिया की, इस क्षेत्र के लिए कि किसके पास क्या जाएगा। और इस लड़ाई में पर्शिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ये जो लड़ाई थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। वो इसलिए महत्वपूर्ण साबित हुई क्योंकि इससे ये कंफर्म हो गया कि पर्शिया ऑस्ट्रिया से ज़्यादा पावरफुल है, ये कंफर्म हो गया था। और दूसरा इस लड़ाई का प्रभाव ये पड़ा था कि अब जर्मन कॉन्फेडरेशन से, अरे सॉरी मैंने यहाँ पर आपको होली रोमन एम्पायर कहा, यहाँ पर होली रोमन एम्पायर तो ख़त्म हो गया था। वो जो सेल्सिक हॉलस्टाइन है उसको किस में मिलाया गया था, जर्मन कॉन्फेडरेशन में मिला दिया गया था। तो
ऑस्ट्रिया कमज़ोर हो गया था पर्शिया के मुकाबले। इसके अलावा जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है उससे ऑस्ट्रिया को यहाँ से बेदखल कर दिया गया था। इस लड़ाई के बाद जर्मन कॉन्फेडरेशन, हमने पढ़ लिया था कि जर्मन कॉन्फेडरेशन में पर्शिया भी शामिल था और ऑस्ट्रिया भी शामिल था, लेकिन इस लड़ाई के बाद ऑस्ट्रिया को इस कॉन्फेडरेशन से बेदखल कर दिया गया था। ये बहुत बड़ा प्रभाव था और यही ड्यूलिज्म की एंडिंग मानी जाती है। ड्यूलिज्म जो पर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच में शुरू हुआ था उसकी एंडिंग इसी लड़ाई से मानी जाती है। और क्योंकि कंफर्म हो चुका था कि पर्शिया के सामने ऑस्ट्रिया की कोई हैसियत नहीं है लड़ाई करने की, तो ड्यूलिज्म ख़त्म हो गया था। क्योंकि ड्यूलिज्म इसी बात पर निर्भर था कि दोनों की पावर बराबर है, लेकिन इस लड़ाई के बाद ये साबित हो गया, तो फिर इस ड्यूलिज्म भी यहाँ पर ख़त्म होने को देखने को मिलता है। अब इसमें ऑस्ट्रिया को हम अब थोड़ा नक्शा देख लेते हैं ऑस्ट्रिया का किस प्रकार है। ऑस्ट्रिया ये क्षेत्र है, ये पूरा ये ऑस्ट्रिया एम्पायर के रूप में से जाना जाता है, जिसमें ये मल्टीनेशनल एम्पायर है, यानी इसमें विभिन्न देशों के लोग निवास करते थे। जैसे ऑस्ट्रिया के लोग जर्मन भाषा बोलते थे, ये बोहीमिया के लोग भी जर्मन भाषा बोलते थे, लेकिन इधर गैलिसिया एक जगह जिसे पोलैंड का कहते हैं, ये लोग जो थे ये जर्मन भाषा नहीं बोलते थे, ये स्लाव एथनिसिटी से आते थे। ये रोमानिया इधर है, ये भी जर्मन भाषा नहीं बोलते थे। ये हंगरी के लोग हैं यहाँ पर, ये भी जर्मन भाषा नहीं बोलते थे। इटली के कुछ भागों में भी ऑस्ट्रिया का शासन था, ये इटली के लोग भी जर्मन भाषा नहीं बोलते थे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य था ऑस्ट्रिया, लेकिन इस बड़े साम्राज्य में जिनके पास पावर थी, जो कि जर्मन भाषा के बोलने वाले लोग थे, या उसका राजा था ऑस्ट्रिया का, वो जर्मन से आता था, जबकि जर्मन का क्षेत्र इतना ही था, मात्र इतना और इतना ही था उसका। और ये क्षेत्र जो उसका साम्राज्य था वो इतना बड़ा था, यानी लगभग उसे 20% लोग ही जर्मन भाषा बोलते थे इस पूरे साम्राज्य में। और राजा हर समय जर्मन का ही निकलता था। ऑस्ट्रिया का शासन इस क्षेत्र में जो राजा था हर समय ऑस्ट्रिया से आता ही था, जो कि जर्मन एक क्षेत्र था। अब यहाँ पर एक चीज़ ये हुई कि ये चीज़ है कि ऑस्ट्रिया हंगेरियन कॉम्प्रोमाइज़ क्या था। ये जो 1848 का जब रेवोल्यूशन चल रहा था, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ सभी देशों में भी रेवोल्यूशन का प्रभाव हुआ। ये सब देश अलग होना चाहते थे। पोलैंड वाले अपने के लिए आज़ादी मांग रहे थे, रोमानिया वाले अपने के लिए आज़ादी मांग रहे थे, हंगरी वाले अपने के लिए आज़ादी मांग रहे थे, इटली वाले अपने के लिए आज़ादी मांग रहे थे। तो ये सब देश आपस में आज़ादी मांग रहे थे, तो ऑस्ट्रिया का जो क्षेत्र है ये कमज़ोर होने लग गया था। ये कमज़ोर होने लग गया था, पूरा इसका साम्राज्य नेशनलिज्म की वजह से कमज़ोर हो रहा था। अब इसको कैसे रोका जाए, इसको टूटने से? तो ऑस्ट्रिया ने एक कॉम्प्रोमाइज़ निकाला। उस कॉम्प्रोमाइज़ के तहत उसने हंगरी के लोगों को ऑटोनॉमी दे दी, केवल हंगरी के लोगों को दी थी, बाकी क्षेत्रों के लोगों को नहीं मिली थी। इसी कॉम्प्रोमाइज़ को हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रो हंगेरियन कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, जो कि 1867 में हुआ था। इसको क्या कहते हैं हम, ड्यूल सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसमें मतलब ये है कि राजा तो एक ही होगा इस पूरे क्षेत्र का, लेकिन जो पार्लियामेंट है वो 2 कर दी गई। एक ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट होगी, एक हंगरी की पार्लियामेंट होगी। और ये जो पार्लियामेंट होगी वो अपने क्षेत्र के कानून बनाएगी। हंगरी के पार्लियामेंट के पास पावर होगा कि वो अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जो भी उनके चीज़ें हैं उनके ऊपर वो कानून बना सकता है। उसके ऊपर कोई दूसरा ऑस्ट्रिया का संसद उसमें कुछ दखल नहीं देगी। इसी तरीके से ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया की पावर जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाएगी। तो इस तरह से जो ऑटोनोमस मिल चुकी थी इस क्षेत्र के लोगों को, इसका फ़ायदा हुआ। और जो टूटने की कगार में ये एम्पायर था ऑस्ट्रिया का, ये बच गया कुछ समय के लिए। और इसके अलावा जो ये भी हम थोड़ा देख लेते कि लोग थे उनको अधिकार दिए गए थे। ऐसे नहीं था कि जैसे हम पहले समझ में हमें देखने को मिलता है कि जो ऐसे साम्राज्य होते थे उसमें होता ही था कि मेजॉरिटी जो लोग होते थे जो शासन करते थे वो माइनॉरिटी के ऊपर बहुत ही उनको प्रताड़ित करते थे, जैसे कि उनकी भाषा को कुचला जाता था। और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। लेकिन ऑस्ट्रिया का जो एम्पायर था वो इस तरीके से नहीं था। उसका जो साम्राज्य था उसमें सभी लोगों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। पोलैंड के लोग अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, और हंगरी के लोग अपनी भाषा में, और दूसरे जो थे वो अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑस्ट्रिया का जो यहाँ पर गवर्नमेंट थी वो उसने बहुत अच्छी कोशिश की कि किसी तरीके को ये जो डिफरेंट नेशनलिटी के लोग हैं इनको एकोमोडेटिंग किया जाए,
इनको ऐसा कुछ कुछ अधिकार इनको सबको दिया जाए, ये कोशिश गवर्नमेंट की रहती थी। इसी वजह से ये लगभग 1918 तक ये टूटा नहीं था। ये लड़ाई भी उसी के बाद ये साम्राज्य टूटा, और उसे अभी हम देखेंगे कैसी लड़ाई हुई, क्या हुई, कब हुई। अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी हुई कि 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था। और जर्मनी का यूनिफिकेशन किस तरह से हुआ था कि प्रुसिया के नेतृत्व में जर्मन के जो स्टेट थे सब आपस में यूनिफाई हो गए, और लेकिन ऑस्ट्रिया का जो ये वाला क्षेत्र है इसको अलग रखा गया। इसको यूनिफिकेशन में इसीलिए अलग रखा गया था क्योंकि ये नहीं चाहता था क्योंकि यूनिफिकेशन हो जाता तो इसको प्रुसिया के राजा के नीचे आना पड़ता, तो वो जाहिर सी बात है नहीं आना चाहता था। इसके अलावा वो इसलिए भी यूनिफाई नहीं होना चाहता था ऑस्ट्रिया इसमें, जर्मनी के यूनिफिकेशन में, क्योंकि उसका साम्राज्य खुद इतना बड़ा था, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि अपना इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ के एक छोटा सा क्षेत्र के रूप में ही जर्मनी में ये सम्मिलित हो जाए। तो इसी वजह से ये नहीं हुआ यूनिफाई। अब यहाँ पर ये है कि हाँ, यहाँ पर जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया तो ऑस्ट्रिया के लोग चाहते थे कि वो जर्मनी में मिल जाए। भले ऑस्ट्रिया की सरकार नहीं चाहती थी, लेकिन लोगों का काफ़ी बड़ा वर्ग ऐसा था, ऑस्ट्रिया के लोग, क्योंकि वो भी जर्मन के थे, मूल के थे, और बाकी जो यूनाइटेड जर्मनी जो बना था वो भी उसी मूल के लोग थे। तो नेशनल आइडेंटिटी का क्राइसिस हो गया था यहाँ पर ऑस्ट्रिया के लोगों के लिए कि एक इतना लोगों की कई सालों से मांग थी कि जर्मनी यूनिफाई हो जाए, और जब हो गया तो उसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था ऑस्ट्रिया के लिए, क्योंकि वो होना चाहते थे लेकिन मजबूरन लोग नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया की सरकार इस यूनिफिकेशन के लिए मंजूरी नहीं दे रही थी। अब अर्ली 20वीं सेंचुरी की हम बात करते हैं, जब कुछ चेंजेस हो रहे थे, जैसे कि हमने थोड़ा पढ़ भी लिया था कि ये वाला क्षेत्र जो है हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला क्षेत्र ये यूगोस्लाविया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये पहले ओटोमन के अधीन था, लेकिन ओटोमन हारती जा रही थी। 18 सदी और 19वीं शताब्दी में ये क्षेत्र में ओटोमन साम्राज्य की बुरी तरह हार हो रही थी, और इन क्षेत्रों से ओटोमन का जो शासन था वो हटता जा रहा था। तो इन क्षेत्रों में कुछ देश तो आज़ाद हो गए, जैसे ग्रीस वो आज़ाद हो गया, सर्बिया वो आज़ाद हो गया, लेकिन एक देश था बोस्निया, वो उससे ओटोमन का हार के बाद वहाँ पर वो आज़ादी उसे नहीं मिली, बल्कि ऑस्ट्रिया ने उसमें कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रिया ने अपनी सेना भेज के बोस्निया में कब्जा कर लिया। लेकिन जो बोस्निया के लोग थे वो जर्मन मूल के लोग नहीं थे, वो सलाव थे, सलाव। तो वो ऑस्ट्रिया में नहीं मिलना चाहते थे। तो जब उनको ज़बरदस्ती ऑस्ट्रिया में मिला दिया गया था तो उन्होंने विरोध किया, और विरोध कैसा हुआ, वायलेंट विरोध किया उन्होंने, लड़ाई झगड़ा किया उन्होंने। और यहीं पर ही हमें देखने को मिलता है जो ऑस्ट्रिया का राजा का जो उत्तराधिकारी था, जिसका नाम था आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, वो एक बार यहाँ पर जा रहा था, बोस्निया हर्ज़ेगोविना जो जगह है वहाँ पर वो मिलिट्री परेड हो रही थी। उस मिलिट्री परेड में वो शामिल होने के लिए जा रहा था। तो जब वो मिलिट्री परेड की देख रहा था, वहाँ पर किसी एक टेररिस्ट था, उसने उस पिस्तौल से उस आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी। ये बहुत बड़ी घटना साबित हुई, और क्योंकि वो जो फ्रांस फर्डिनेंड था उसने आने वाले समय में इस ऑस्ट्रिया का राजा बनना था, क्योंकि उत्तराधिकारी था वो। तो ये इतनी बड़ी घटना साबित हुई कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया, और ये जो सर्बिया इस टेररिस्ट मूवमेंट को हवा दे रहा था, कोशिश कर रहा था सर्बिया कि किसी तरीके से बोस्निया का जो क्षेत्र है उसको ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया जाए, क्योंकि सर्बिया और बोस्निया के जो लोग थे वो दोनों स्लाव एथनिसिटी से आते थे। तो इसी वजह से सर्बिया ने ही टेररिस्ट भेजा था यहाँ पर इस क्षेत्र में उसको मारने के लिए, आर्कड्यूक को। तो ऑस्ट्रिया ने कहा, सर्बिया को के ऊपर आरोप लगाया कि तुम्हारी वजह से हमारा उत्तराधिकारी की मृत्यु हुई है। और उसने कहा कि उसने कुछ अल्टीमेटम दिया, ऑस्ट्रिया ने एक हफ्ते का दिया कि 2 दिन का, कुछ अल्टीमेटम दिया उसने, ऑस्ट्रिया के राजा ने, कि ये जो टेररिस्ट है इनको हमको सौंप दिया जाए। ये अल्टीमेटम दिया सर्बिया को। अब सर्बिया ने इस अल्टीमेटम की
पूरी कोशिश की कि जितने उसको उसने अपने क्षेत्र में सेना भेजी और को पहचाना उसने कि कौन से टेररिस्ट हो सकते हैं कि जिन्होंने इसमें अटैक किया। उसने को टेररिस्ट लोगों को ऑस्ट्रिया को सौंपा भी, लेकिन ऑस्ट्रिया इतने से सहमत नहीं था, क्योंकि उसका तो बहाना था ऑस्ट्रिया का। वो चाहता था कि वो सर्बिया के ऊपर अटैक करे, उसको इतना गुस्सा आ रखा था ऑस्ट्रिया को। वो बस बहाना ढूंढ रहा था कि किसी तरीके से अल्टीमेटम ख़त्म हो जाए और मैं इसके ऊपर हमला कर लूँ। और यही हुआ कि सर्बिया ने पूरी कोशिश की अल्टीमेटम को मारने की, लेकिन ऑस्ट्रिया ने, क्योंकि वो बहाना था उसका, तो सहमत नहीं हुआ उस अल्टीमेटम से। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर लड़ाई घोषित कर दी। और ये इसी घटना को ही हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत मानते हैं। ये इतनी बड़ी घटना हुई कि इसने फर्स्ट वर्ल्ड वार को यहाँ पर जन्म दिया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो मिल के लड़ाई लड़ रहे थे, ये इन दोनों की हार हुई। और ऑस्ट्रिया में प्रभाव ये पड़ा कि ऑस्ट्रिया का ये पूरा जो मल्टीनेशनल एम्पायर था इसको तोड़ दिया गया। ये पोलैंड वालों को अलग देश दे दिया गया, हंगरी वालों को अलग देश मिल गया, इटली का भी दूसरे भाग इटली के थे उनके साथ इस भाग को मिला दिया गया। ये बोहीमिया को अलग कर दिया गया था, रोमानिया को अलग कर दिया गया था। तो ये पूरा क्षेत्र लगभग 5-6 देश में बदल गया था और ऑस्ट्रिया केवल मात्र इतने तक ही सीमित रह पाया इस लड़ाई के बाद। अब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया क्योंकि अब छोटा देश हो गया और अब ये कैसा देश हो गया था जहाँ जर्मन भाषा के ही लोग बोलते थे। तो अब यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट ये हो गई कि अब क्योंकि अब ये एक ही भाषा के लोगों का देश रह गया था, तो ये लोग चाहते थे और यहाँ की सरकार चाहती थी कि इनको अब वापस जर्मनी में मिला दिया जाए। पहले जर्मनी में यूनिफाई क्यों नहीं हो पाया वो हमने पढ़ा, लेकिन अब क्योंकि ये टूट के इतना छोटा सा रह गया तो अब ये यूनिफाई होना चाहता था जर्मनी के साथ। लेकिन क्योंकि ये दोनों देश हारे हुए थे तो ये जाहिर सी बात है, कोई भी इनके ऊपर जिन्होंने जीत हासिल की थी देशों ने, वो क्यों चाहेंगे कि इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए। अगर ये दो आपस में मिल जाएंगे तो मजबूत नहीं हो जाएंगे क्या, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। तो इन विजेता जो देश थे उन्होंने जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस थोपी गई थी इन देशों में, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में, उस ट्रीटी में साफ साफ ये कहा गया था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक देश में कभी भी यूनिफाई नहीं हो पाएंगे। तो इसी वजह से ये यूनिफिकेशन नहीं हो पाया। अब यहाँ पर ये चीज़ हुई कि क्योंकि ये कई शताब्दियों तक ये ऑस्ट्रिया का साम्राज्य था मल्टीनेशनल, तो कुछ लोग जर्मन भाषा बोलने वाले बोहीमिया में भी शामिल थे, कुछ हंगरी में भी थे, कुछ लोग माइनॉरिटी जिन्हें हम कहेंगे। अब क्या हुआ, जब ये देश सब अलग अलग हो गए तो ये हंगरी में कुछ माइनॉरिटी जर्मन भाषा के बोलने वाले रह गए। और ख़ास तौर में ये जो बोहीमिया का इलाका है जिसे चेकोस्लोवाकिया कहा गया, यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे जो कि माइनॉरिटी में आ गए। अब ये माइनॉरिटी में लगभग टोटल कितने लोग थे, ये 30 लाख लोग इस पूरे क्षेत्र में माइनॉरिटी जर्मन के रूप में आए और उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी सेकेंड वर्ल्ड वार कराने में। उसे हम बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये पढ़ लेते हम कि 1900 जब फर्स्ट वर्ल्ड वार की यहाँ पर ख़त्म हो गया था, उसके बाद ऑस्ट्रिया का वहाँ पर जो राजा वाला सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया गया था। उसका क्षेत्रफल तो कम हो ही गया था, वो तो हमने पढ़ लिया। क्षेत्रफल के कम होने के अलावा यहाँ पर राजा वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था। अब यहाँ पर क्या आया था, डेमोक्रेसी आ गई थी। अब ये डेमोक्रेसी कुछ साल तक तो ठीक ठाक चलती रही, लगभग 1918 से 1933 तक तो यहाँ पर ठीक ठाक शासन हुआ। लेकिन 1933 में यहाँ पर पार्लियामेंट भंग हो गई थी, जिसका फ़ायदा उठा के यहाँ के जो चांसलर थे, डोल्फर जिनका नाम था, उन्होंने यहाँ पर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थोप दी और डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया। इटालियन फासिज्म का दौर उस समय चला था, तो उसी आधार में उन्होंने डेमोक्रेसी को ख़त्म करके इसी आधार में सरकार चला रहे थे। लेकिन इनकी हत्या कर दी गई थी 1 साल बाद। किसने की थी, नाजी पार्टी के जो लोग थे ऑस्ट्रिया में, उन्होंने हत्या कर दी गई थी। इनके बाद जो दूसरे चांसलर बने थे उनका नाम था कल्ट सुस्निक। ये इनकी जो पॉलिसी थी ऑस्ट्रिया को इंडिपेंडेंट रखने की पॉलिसी थी। जर्मनी से ये इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, अलग रखना चाहते थे, क्योंकि ये समय ऐसा था कि ऑस्ट्रिया के बहुत सारे लोग चाहते थे कि जर्मनी में मिला दिया जाए क्षेत्र को, और नाजी के पार्टी के लोग भी यहाँ पर जो थे वो भी चाहते थे जर्मनी में यूनिफाई हो जाए। लेकिन सुस्निक को पता था कि अगर यूनिफाई हो गया तो बहुत दिक्कतें हो सकती है, जो कि आगे देखने को भी मिली। तो ये नहीं चाहते थे, तो इन्होंने एक रेफरेंडम करने की सोची। लेकिन ये रेफरेंडम होने से ही पहले इनको
हटा दिया गया सत्ता से और यहाँ पर नाज़ी पार्टी ने अपनी सेना जर्मनी की यहाँ पर भेज दिया और इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया। अब नाज़ी ने भी अपना रेफरेंडम इस क्षेत्र में किया। उसके रेफरेंडम के हिसाब से 99% लोगों ने अनुमति दे दी कि ये क्षेत्र ऑस्ट्रिया को जर्मनी में यहाँ पर यूनिफाई कर दिया जाए। अब इसका फटाफट बारिश हो रही है, मैं फटाफट इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। अब यहाँ पर एक चीज़ ये हुई कि ये यूनिफाई जब हो गया तो इस प्रोसेस को हम आंचलूस कहते हैं। आंचलूस के तहत ऑस्ट्रिया और जर्मनी को आपस में मिला दिया गया। अब यहाँ पर ये है कि इसका एक बड़ा प्रभाव ये भी पड़ा कि ऑस्ट्रिया में बहुत मात्रा में जूविश लोग रहते थे। उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया गया था यहाँ जो नाज़ी पार्टी की गवर्नमेंट आई। अब यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत जब हुई थी तो उसमें ऑस्ट्रिया ने भी जर्मनी के साथ शामिल हुआ था। अब यहाँ पर जब लड़ाई ख़त्म हो गई थी तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों मिलके हार गए। अब इसका प्रभाव क्या हुआ कि उस गाइस मैं वो थोड़ी बाद में बताऊंगा। अभी बारिश बहुत तेज़ हो गई तो वीडियो यहीं तक रहते। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।